हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जहांगीर क्लासेस में। तो आज हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करना, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है सुरक्षा अभ्यास। सुरक्षा अभ्यास के हमने 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं जो आपके आईटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस वोल्ट पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित हो जाता है, यानी ऐसी वोल्टेज का मान बताइए जिससे हमारे शरीर को झटका महसूस होता है। तो उस वोल्टेज का जो मान है वो क्या है, 90 वोल्ट। 90 वोल्ट से अगर वोल्टेज का मान क्या है, कम है, तो हमें कोई भी झटका महसूस नहीं होगा, कोई भी धारा का अनुभव नहीं होगा, कोई भी प्रभाव का। और उसके बाद में बात करते हैं कि धारा अगर यानी वोल्टेज का मान 90 से क्या है, ज़्यादा है, यानी 91 से लेके जितना भी ज़्यादा हो सकता है उतना है, तो हमें झटके का महसूस होता है, यानी हमें वोल्टेज का आघात लगता है। तो 90 वोल्ट से कम वोल्टता पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 90 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज पर अपने क्या है कि विद्युत झटका लग सकता है। जो वाहनों के अंदर बैटरियाँ यूज़ की जाती है उसके अंदर वोल्टेज का मान कितना होता है, 12 वोल्ट होता है। तो 12 वोल्ट अगर अपने उनके टर्मिनलों को छूते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कोई भी धारा का यानी कोई भी वोल्टेज का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उस वोल्टेज का मान क्या है, 12 वोल्ट है। अपने झटका लगने के लिए कम से कम कितनी वोल्टेज चाहिए, 90 वोल्ट चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि फ्यूज़, 2 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज़ सदैव संयोजित किया जाता है, यानी फ्यूज़ पूछ रहा है कि फ्यूज़ कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है। न्यूट्रल में। न्यूट्रल में कभी भी फ्यूज़ संयोजित नहीं किया जाता है, क्योंकि न्यूट्रल क्या होता है, उदासीन होता है। अर्थ में भी नहीं करना चाहिए। अर्थ क्यों किया जाता है, क्योंकि लीकेज धारा से बचने के लिए, लीकेज करंट से हमें झटका बचाने के लिए, या सजीवों की सुरक्षा करने के लिए अर्थ का यूज़ किया जाता है। तो अर्थ में कभी भी फ्यूज़ नहीं लगाया जाता है फेज़ में। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा कि फ्यूज़ हमेशा कौन से क्रम में लगाया जाता है, फेज़ में लगाया जाता है, और ना ही समांतर में लगाएंगे, और ना ही इस अर्थ में लगाएंगे, और ना ही क्या है, न्यूट्रल में लगाएंगे। हमेशा किस में लगाएंगे, फेज़ क्रम में। या बोल सकते हैं कि फेज़ में कौन से क्रम होता है, फेज़ का श्रेणी क्रम में। फेज़ कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम, यानी फ्यूज़ होता है वो सदैव किस में शोधित किया जाता है, श्रेणी क्रम में। अब बात करते हैं कि फ्यूज़ श्रेणी क्रम में या फेज़ में क्यों शोधित किया जाता है, फ्यूज़ की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि फ्यूज़ एक सुरक्षा युक्ति है जो ओवरलोड यानी अत्यधिक धारा से हमारे उपकरणों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। वो क्या कहलाता है, फ्यूज़ कहलाता है। और फ्यूज़ के अंदर वायर होती है, वो किसकी बनी है, लेड और टिन से मिश्रण की बनाई जाती है। तो फ्यूज़ क्या एक सुरक्षा युक्ति है जो अधिक धारा से हमारे उपकरणों की क्या करती है, सुरक्षा करती है। जिस प्रकार से अपने एक डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल है, और ये क्या फेज़ है। ये न्यूट्रल जा रहा है और मैंने एक लैंप को दे दिया न्यूट्रल। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, फेज़ के अंदर क्या लगा दिया, फ्यूज़ लगा दिया, और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, और ये मैंने लैंप से संयोजित कर दिया गया। अगर मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ तो क्या होगी, धारा का प्रवाह हो जाएगा और लैंप क्या है, जलने लगेगा। जिससे क्या होती है कि यहाँ पर 5 एम्पीयर धारा आ रही है। अगर मैं उस धारा का मान क्या कर देता हूँ, 7 एम्पीयर कर देता हूँ, तो पहले 5 एम्पीयर की धारा फ्यूज़ सहन कर रहा था। जैसे धारा का मान बढ़ गया तो फ्यूज़ क्या हो जाएगा कि इतनी धारा को सहन नहीं कर पाएगा, और ये क्या होगा कि जल जाएगा, और जलने के कारण ये क्या होगा, टूट जाएगा, और परिपथ को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। तो ये क्या हो गया, परिपथ क्या हो गया, ओपन हो गया। तो परिपथ ओपन होने के कारण क्या होता है कि जो धारा का प्रवाह है वो क्या होता है, बंद हो जाता है, और जिससे हमारा जो लैंप लगाया गया वो क्या होता है, बच जाता है। तो इसीलिए फेज़ के अंदर संयोजित किया जाता है लैंप को, फ्यूज़ को। आगे बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी बनी होती है, वह संकेत कहलाता है। यानी संकेत, पहले बात करते हैं कि संकेत यानी चिन्ह जो क्या होते हैं कि कुछ साइन दर्शाए जाते हैं ताकि कुछ आगामी दुर्घटनाओं से बचने के लिए, और कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसे बचाने के लिए, या फिर दुर्घटना होने के बाद प्राथमिक उपचार के लिए कुछ उपकरण इस प्रकार से संकेत बनाए जाते हैं जो क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। उन उपकरणों यानी उन संकेतों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला था निषेधात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, आवश्यक चिन्ह और चेतावनी चिन्ह। ये 4 प्रकार के साइन होते हैं। पहले बात करते हैं कि निषेधात्मक चिन्ह की। निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है कि इसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, वृत्ताकार होती है, और इसके अंदर क्या होती है, एक क्रॉस पट्टी होती है, वो भी क्या होती है, रेड कलर की होती है। और यहाँ पर जो साइन होता है, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर सिगरेट का साइन या बियर बना देता हूँ, और ये साइन जिसके अंदर चिन्ह होगा वो किसका बना होता है, काले रंग का यानी ब्लैक कलर का, और ये धरातल होता है वो कौन से होगा, सफ़ेद रंग का। तो सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर क्रॉस यानी जो बाहर की जो बॉर्डर है वो कौन सी होगी, लाल रंग की, और इसके अंदर एक क्रॉस पट्टी में होता है वो भी क्या होता है आपका, लाल रंग का होता है।
तो ऐसे चिन्ह जब आपको ऐसे कलर में दिखाया गया, ऐसा चिन्ह दिखाया गया हो तो आपको कौन सा चिन्ह होगा? निषेधात्मक। निषेधात्मक का मतलब होता है कि ऐसा न करे, यानी ऐसा करना गलत है, यानी धूम्रपान निषेध है। तो ये सबसे पहले क्या आ गया? निषेधात्मक चिन्ह। अब बात करते हैं अपने अनिवार्य चिन्ह यानी मैंडेटरी साइन के बारे में। आवश्यक चिन्ह बोल सकते हैं या फिर अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह आवश्यक चिन्ह के अंदर ये फ़र्क है कि निषेधात्मक और आवश्यक चिन्ह के अंदर इतने फ़र्क देखने को मिलता है कि उसकी आकृति क्या होती है। निषेधात्मक की आकृति वृत्ताकार होती है और आवश्यक की वृत्ताकार होती है। इसके अंदर जो पृष्ठभूमि होती है वो कौन से कलर की होती है? नीले कलर की। यानी जो पृष्ठभूमि है वो किस कलर की होती है? नीले कलर की होती है। और यहाँ पर जो साइन बनाया गया, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर दस्ताने का साइन बना देता हूँ, तो ये जो दस्ताने हैं वो कौन से कलर के होते हैं? सफ़ेद कलर के होते हैं। यानी आवश्यक या फिर अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब कि यह ज़रूरी है। अगर अपने इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई फॉल्ट सही कर रहे हैं तो अपने दस्ताने हाथों में क्या पहने होने चाहिए? ग्लव्स पहने होने चाहिए, दस्ताने पहने होने चाहिए, क्योंकि ये क्या अनिवार्य है। अगर अब दस्ताने नहीं होंगे तो हमारे हाथों में या फिर विद्युत झटका लग सकता है। तो अनिवार्य चिन्ह के अंदर क्या हो गया कि इसकी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आवश्यक चिन्ह में आकृति होती है वृत्ताकार। आवश्यक चिन्ह में पृष्ठ का रंग क्या होता है? नीला। आवश्यक चिन्ह में चिन्ह बनाए जाते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? तो आप क्या बताओगे? सफ़ेद कलर के। तो आवश्यक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? क्या करना चाहिए, यानी बताता है कि आपको ग्लव्स पहनने चाहिए। अब बात करते हैं कि चेतावनी चिन्ह की। चेतावनी चिन्ह क्या होता है कि जिस प्रकार से अपने बोल सकते हैं कि वार्निंग चिन्ह भी, वार्निंग साइन भी बोल सकते हैं। अब वार्निंग साइन के बारे में बात करते हैं कि वार्निंग साइन की जो आकृति होती है वो क्या होती है? ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो इसकी जो धरातल का रंग होता है यानी पृष्ठ का रंग होता है वो क्या होता है? पीला रंग। यानी पीले रंग का क्या होगा? धरातल होगा। और इस पर जो साइन बनाया जाता है, साइन बनाया जाता है वो कौन से कलर का होगा? ब्लैक यानी काले रंग का। तो इसका जो साइन का रंग होगा वो क्या होगा? काले रंग का होगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो साइन तैयार हुआ ये कौन सा है? इन्फॉर्मेशन यानी वार्निंग साइन यानी चेतावनी चिन्ह है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ऐसा साइन जिसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है तो आप क्या बताओगे? चेतावनी चिन्ह है। जिसके अंदर पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है? पीला, चेतावनी चिन्ह है। जिसके पृष्ठभूमि पीली हो और चिन्ह क्या हो? काले रंग का, तो वो क्या होगा? चेतावनी चिन्ह है। अब बात करते हैं सूचनात्मक चिन्ह की। सूचनात्मक चिन्ह का मतलब होता है कि सूचना प्रदान करना। सूचनात्मक का जिस प्रकार से अब बात करते हैं कि सूचनात्मक जो चिन्ह होता है उसकी आकृति क्या होती है? वर्गाकार होती है। आकृति वर्गाकार होती है। इसके धरातल का रंग क्या होता है? धरातल का जो पृष्ठ का रंग होता है वो क्या होता है? हरे रंग का। और इसका जो चिन्ह होता है वो कौन से कलर का? सफ़ेद कलर का होता है। जिस प्रकार से बात करते हैं कि ये दर्शाता है कि आगे क्या है? कुछ दूरी पर क्या है? हॉस्पिटल है। तो ये जो साइन है ये कौन से कलर का है? सफ़ेद का। और ये जो बाहर की जो पृष्ठभूमि है कौन से? हरे रंग की। और इसका आकृति क्या होती है? वर्गाकार होती है। इसका उदाहरण जिस पर समझ सकते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, यानी आगे क्या है? प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। तो 4 प्रकार के अपनों ने साइन पढ़े थे और ये 4 प्रकार के जो साइन है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के अंदर इनका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इन चारों साइन में से। तो आप सभी को ये चारों साइन अच्छी तरीके से याद करने हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी बनी होती है, वह संकेत क्या कहलाता है? तो वह संकेत क्या होता है? निषेधात्मक चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं। वह चिन्ह जिनकी पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है। ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसकी पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है? तो अपने पढ़ा था कि जो चेतावनी चिन्ह होता है, चेतावनी का मतलब होता है कि डेंजर, यहाँ पर क्या है? खतरा है। यानी अपने को अवगत करवा रहा है कि आगे क्या है? भय या फिर संकट है, यानी वोल्टेज का खतरा हाईएस्ट है, वोल्टेज है। तो हमें खतरे की आभास कराना क्या कहलाता है? चेतावनी चिन्ह कहलाता है। जिसका रंग क्या होता है? येलो कलर का होता है। जिसका पृष्ठभूमि क्या होती है? पृष्ठभूमि क्या होती है? येलो कलर की। और साइन कौन से होता है? ब्लैक कलर का। आकृति क्या होती है? त्रिभुजाकार। ये क्या कहलाता है? आपका चेतावनी चिन्ह कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अब बात करते हैं कि CCl4 का पूरा नाम क्या है। CCl4 का पूरा नाम जिस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो CTC उपकरण होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है CTC, जो क्या होता है कि D श्रेणी की आग को बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी D श्रेणी की आग को बुझाने के लिए CCl4 या फिर CTC बोल दो, या फिर CTC का ही दूसरा नाम क्या होता है? CCl4 होता है। यानी दोनों उपकरण क्या है? ये कि
एक ही है और यूज़ किया जाता है डी श्रेणी की आग, यानी विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए CCl4 या फिर CTC का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आपको याद रखनी है CTC की फुल फॉर्म CTC बोल दे या फिर CCl4 बोल दे, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। और CCl4 या फिर कार्बन CTC का यूज़ कहाँ किया जाता है, डी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। जो आगे अपने क्वेश्चन आएंगे उसमें पढ़ेंगे कि आग की कितनी श्रेणियाँ होती है और इन्हें कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को लेटाया जाता है। अब बात करते हैं कि कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 प्रकार की विधियाँ होती है। जो क्या होता है कि व्यक्ति को विद्युत झटका लगने पर क्या होती है कि यूज़ की जाती है कृत्रिम श्वास, यानी कुछ प्राथमिक उपचार दिया जाता है। तो इसके तहत क्या होती है कि 3 विधियाँ यूज़ की जाती है। तो जिसमें से आपकी आती है सबसे पहले सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि और मुँह से मुँह विधि। सिल्वेस्टर की विधि की बात करते हैं कि अगर व्यक्ति के सीने पर छाले हो, क्या हो, व्यक्ति के सीने पर छाले हो तो इसे पीठ के बल लेटाया जाता है, तो यह विधि क्या कहलाती है, सिल्वेस्टर विधि कहलाती है। अब बात करते हैं कि शेफर विधि के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के पीठ पे छाले हो तो मुँह के बल लेटाया जाता है, तो वो क्या होती है, शेफर विधि होती है। और अगर इन दोनों विधियों से व्यक्ति का सांसें नहीं स्टार्ट हुई है, श्वसन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती है, तो मुँह से मुँह विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन क्या था कि सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को लेटाया जाता है, तो व्यक्ति को किस ओर लेटाएंगे, इसकी सीने के बल नहीं लेटाएंगे, क्या लेटाएंगे, पीठ के बल, यानी सीने पर छाले होंगे तो किस ओर लेटाएंगे, पीठ के बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। सीने के बल कौन सा होता है, शेफर विधि के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, व्यक्ति के सीने पर छाले हों तब कौन सी विधि अपनाई जाती है, यानी व्यक्ति के क्या हो, सीने पर छाले हैं तो उसे किस अवस्था में लेटाएंगे, किस अवस्था में लेटाया जाता है, व्यक्ति के सीने पर छाले हैं तो पीठ के बल लेटाएंगे। तो पीठ के बल लेटाने वाली विधि क्या कहलाती है, सिल्वेस्टर विधि कहलाती है, यानी इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। यानी पीठ के बल लेटाने वाली विधि क्या होती है, सिल्वेस्टर विधि, और मुँह के बल लेटाने वाली विधि क्या होती है, शेफर विधि। इन दोनों विधियों को आपके बारे में जानकारी रखनी है, और इन दोनों वीडियो में से भी आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, बहुत बार IT के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी क्या पता हो सकता है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन याद रखने हैं। अब बात करते हैं कि निम्न में से लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है। तो आग के बारे में बात करते हैं कि आग क्या है, आग 3 कारकों से मिलकर लगती है। सबसे पहले क्या आता है कि ईंधन, आपके पास क्या हो जाना चाहिए, जलने के लिए क्या होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए, और फिर होना चाहिए क्या, ऑक्सीजन, और उसके बाद में क्या चाहिए अपने को, तापमान, ईंधन और ऑक्सीजन। अगर अपने पास तीनों चीज़ें पर्याप्त मात्रा में है तो आग लग सकती है। अगर तीनों में से एक को हटा दिया जाता है तो आग बुझ जाती है। आग की श्रेणी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी ए श्रेणी की आग, बी श्रेणी की आग, सी श्रेणी की आग और डी श्रेणी की आग। इन आग को 4 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ए श्रेणी आग की। जो ए श्रेणी की आग होती है वो कागज, लकड़ी जैसे ठोस पदार्थों में लगी आग क्या होती है, ए श्रेणी की आग होती है। उसे बुझाने के लिए शीतल जल यानी ठंडे पानी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या था कि शीतल जल का बौछार उपयुक्त रहती है कौन से, कागज में लगी आग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब बात करते हैं कि बी श्रेणी की आग। बी श्रेणी की आग, बी श्रेणी की आग क्या होती है कि जैसे कि लिक्विड में लगी आग, जैसे पेट्रोल, LPG, इनमें लगी आग है, लिक्विड में लगी आग, जिस प्रकार से कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, इनमें जो लगती आग वो कौन सी श्रेणी में आती है, बी श्रेणी में आती है। उसको बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण या हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि सी श्रेणी की आग। सी श्रेणी के अंदर क्या होता है कि गैसों में लगी आग, जिस प्रकार के LPG, CNG, इनमें अगर लगती है आग तो वो कौन सी श्रेणी की होगी, सी श्रेणी की होगी। इन्हें बुझाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, जिस प्रकार से शुष्क चूर्ण हो गया, हेलोन टाइप या CTC नामक उपकरण यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि डी श्रेणी की आग।
डी श्रेणी की आग होती है कि जैसे कि बिजली के तारों में या बिजली के उपकरणों जैसे मोटर जनरेटर इनमें लगी आग कौन सी होती है? डी श्रेणी की आग। इनको बुझाने के लिए CTC या CCl4 या फिर क्या होता है कि हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र उपयोग में नहीं लाया जाता है, और क्या लाए जाएंगे? CTC या फिर CCl4 का उपयोग किया जाता है। एक बात आपको याद रखनी है कि जो डी श्रेणी की आग होती है, जो बिजली में तारों में लगी आग होती है, उससे बुझाने के लिए कभी भी अपने शीतल जल की बौछार यानी पानी का उपयोग कभी भी नहीं करना है, क्योंकि जो जल होता है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? चालक होता है। तो इसे बुझाने के लिए शीतल जल से कि कौन सी आग को बुझाया जाता है? कागज़ की आग को। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके जो मैंने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, इसमें से अंदर आपके जो 3 क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले बात करते हैं कि चिन्ह यानी साइन के बारे में, जो 4 प्रकार के साइन थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में जो सिलेबस्टर और सेफर विधि वो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अब आती है आपकी जो आग की श्रेणियाँ ABCD, इनमें पूछा जा सकता है कि आपको पदार्थ दे देगा कि इसमें लगी आग है तो कौन सी श्रेणी की होगी और बुझाने के लिए किसका यूज़ किया। जिस प्रकार से डी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, बी श्रेणी की आग को, A श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किसका यूज़ किया। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध होता है। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध पूछ रहा है कि अगर अपने बात करें कि एक शुष्क अवस्था में जो हमारे शरीर का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है कि 1 लाख से 6 लाख के बीच में, 1 लाख ओम से लेकर 6 लाख ओम के बीच होता है। अगर अपना शरीर भीग जाता है यानी भीगा, जिसमें क्या होती है शरीर के अंदर नमी चली गई है, नमी जाने से क्या होगा कि हमारे शरीर का जो सूखापन था वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया और गीलापन आ गया, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जो प्रतिरोध है हमारे शरीर का वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि जो जल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का चालक होता है। इस प्रकार से क्या होता है कि अपना जो शरीर का अगर पूछे रेजिस्टेंस पूछे तो वो कितना रह जाता है? 1000 ओम, या फिर अपने बोल सकते हैं 1 किलो ओम। 1 किलो ओम भीगी हुई अवस्था में हमारे शरीर का प्रतिरोध क्या होता है? कम हो जाता है। अगर उसकी वैल्यू पूछे तो आपको बतानी है कि 1000 ओम या फिर 1 किलो ओम रह जाती है। शुष्क अवस्था में प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है, और भीगी अवस्था में क्या होता है? कम होता है। अब बात करते हैं कि PPES का पूरा नाम। PPES एक प्रकार का फुल फॉर्म है जिसका पूरा नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यानी जो ए ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? राइट होगा। राइट नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिया गया पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सन नहीं होता, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ए भी गलत है, सी भी गलत है, और क्या होगा? डी भी गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। बी क्यों होगा? क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल का मतलब होता है कि हमारे खुद का, यानी एक सेफ्टी यूज़ की जाती है। जिस प्रकार से अपने इलेक्ट्रिसिटी के फॉल्ट को दूर कर रहे हैं तो एक किट होती है, उसका नाम होता है PPES यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इस किट के अंदर दस्ताने होते हैं, सेफ्टी बेल्ट होता है, जूते होते हैं और हेलमेट होता है। जो क्या होता है कि हम कोई भी फॉल्ट को दूर कर रहे हैं तो हमें चोट न लगे, इसके अंदर सेफ्टी के कुछ उपकरण यूज़ किए जाते हैं। तो इस किट को नाम दिया जाता है PPES यानी पर्सनल, हमारे शरीर की जो सेफ्टी के लिए यूज़ की जाने वाली किट क्या होती है? PPES होती है, और इसका पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके अंदर दस्ताने होते हैं, जूते होते हैं, और क्या होते हैं? टोपी यानी हेलमेट होता है, और हमारे सीने पर लगाने के लिए एक रबड़ की या फिर जिस प्रकार कोई चोट न लगे लगाया जाता है सेफ्टी के लिए। तो मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे क्लास 2 यानी हस्त औजारों की, यानी टूल के बारे में। हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि जो औजार होते हैं उनके बारे में किस प्रकार से IT के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने नेक्स्ट क्लास में इसके औजारों के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।